कल्पना कीजिए हजारों करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो है। शेयर मार्केट रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है, सेंसेक्स आसमान छू रहा है और हर तरफ एक ही शोर है। मतलब खरीदो खरीदो खरीदो। हाँ, आजकल तो यही माहौल है। बिल्कुल, हर कोई मार्केट की इस तेज रफ्तार ट्रेन में सवार होना चाहता है। लेकिन इसी बीच पीपीएफएस के राजीव ठक्कर जैसे दिग्गज फंड मैनेजर एक ऐसा कदम उठाते हैं जो बाहर से देखने वालों को बिल्कुल पागलपन लग सकता है। मतलब वो अपने पोर्टफोलियो का 19% हिस्सा पूरी तरह से खाली, यानी कि कैश के रूप में, हाँ, कैश के रूप में लेकर बैठे हैं। अब देखिए, एक आम निवेशक जब ये आंकड़ा देखता है तो दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। क्या उन्हें कोई बहुत बड़ा क्रैश आता हुआ दिख रहा है या ये मार्केट के लिए कोई चेतावनी है? ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज के इस डीप डाइव में हम इसी निवेश दर्शन की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि जब पूरी दुनिया पैनिक बाइंग कर रही हो तब एक अनुशासित निवेशक का दिमाग कैसे काम करता है। देखिए, ये 19% कैश वाली बात ना वाकई में आज मार्केट में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। और ये स्वाभाविक भी है। मतलब जब लोग किसी फंड में पैसा लगाते हैं तो उम्मीद यही होती है कि फंड मैनेजर उस पैसे को मार्केट में लगाएगा, हाँ, ना कि उसे बैंक खाते में रखकर सो जाएगा। मार्केट की टाइमिंग को भांपने या किसी क्रैश की भविष्यवाणी करने का खेल बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक मिनट, क्या बुल रन में 19% कैश रखने का मतलब ये नहीं है कि जानबूझकर इंडेक्स से पीछे रह रहे हैं? मतलब जो पैसा कैश में पड़ा है, महंगाई तो उसे हर दिन खा रही है ना। ये तो सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का नुकसान हुआ। तो कोई इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? यहीं पर हम चीजों को गलत नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं। इसे ना एक पे चेक यानी सैलरी के नजरिए से सोचिए। जब किसी इंसान को महीने की पहली तारीख को सैलरी मिलती है तो क्या वो उसी दिन जाकर सारा पैसा मॉल्स में कपड़ों, राशन और शौक में उड़ा देता है? अरे नहीं, मतलब लोग बचाकर रखते हैं जरूरतों के हिसाब से। सही बात है। वो अपनी जरूरत भर का खर्च करता है और बाकी पैसे को बचाता है। अगर से कुछ बड़ा खरीदना है तो वो किसी डिस्काउंट सेल का इंतजार करता है ताकि सही दाम पर अच्छी चीज मिल सके। निवेश में भी ठीक यही होता है। सिर्फ इसलिए कि फंड के पास पैसा आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि उसे किसी भी बेतुके भाव पर मार्केट में झोंक दिया जाए। एकदम सटीक। और इसमें ना एक बहुत ही दिलचस्प गणितीय पहलू भी है जिससे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में 80 रुपए के शेयर्स हैं और 20 रुपए कैश के रूप में बैंक में रखे हैं। ठीक है, यानी 20% हिस्सा कैश में है। हाँ, अब अचानक मार्केट में गिरावट आती है और शेयर मार्केट 10% गिर जाता है। तो उन 80 रुपए के शेयर्स की कीमत घटकर 72 रुपए रह जाएगी। बिल्कुल। अब आपके पोर्टफोलियो का कुल आकार 92 रुपए हो गया, जिसमें 20 रुपए अभी भी कैश है। अब अगर इसका परसेंटेज निकालेंगे ना, तो बिना एक भी नया शेयर बेचे या खरीदे कैश का परसेंटेज अपने आप 20% से बढ़कर लगभग 21.7% हो जाएगा। ओह वाह! हाँ, और बाहर से देखने वाले किसी भी व्यक्ति को लगेगा कि फंड मैनेजर ने शायद डर के मारे शेयर बेचकर कैश बढ़ा लिया, जबकि वास्तव में सिर्फ शेयर्स की वैल्यू कम हुई है। ये तो सच में नजरिए का एक बहुत बड़ा धोखा है। मतलब हम सिर्फ हेडलाइन पढ़ते हैं कि फला फंड का कैश बढ़ गया और घबरा जाते हैं। और मजे की बात यह है कि गिरावट के समय में ये कैश सिर्फ पड़ा नहीं रहता। मार्च और अप्रैल के महीनों में जब मार्केट में उठापटक मची थी, तब आक्रामक रूप से खरीदारी की गई थी इस फंड के द्वारा। इस कैश का असली काम यही है। इसे ऑप्शन वैल्यू ऑफ कैश कहा जाता है। ऑप्शन वैल्यू मतलब एक तरह की ताकत। हाँ, ये वो ताकत देता है कि जब पूरी दुनिया घबराहट में अपने अच्छे खासे शेयर्स कौड़ियों के भाव बेच रही हो, तब आप शांति से उन्हें खरीद सकें। इसके साथ ही एक और बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है जो समझना जरूरी है। हम लोग अक्सर बैंक की एफडी या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनकी एक तय मैच्योरिटी डेट होती है। हाँ, जैसे 7 दिन, 1 साल या 5 साल की एफडी। ठीक, लेकिन इक्विटी यानी शेयर्स की कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती। हाँ, मैं समझ रही हूँ। इक्विटी एक परपेचुअल एसेट है, यानी अनंत काल तक चलने वाली संपत्ति। जब किसी कंपनी का शेयर खरीदा जाता है तो बिजनेस के हिस्सेदार बन जाते हैं, जो थियोरेटिकली हमेशा चलता रहेगा। और यही कारण है कि इन्वेस्टर्स को हमेशा कम से कम 5 साल का नजरिया रखने के लिए कहा जाता है। जब संपत्ति की कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं है तो रोज रोज की उठापटक से घबराना कैसा? ईरान में युद्ध हो रहा है या लाल सागर में जहाजों पर हमले हो रहे हैं,
अमेरिकन फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा रहा है या घटा रहा है। ये सब तो शॉर्ट टर्म झटके हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें अल्पकालिक झटके हैं। अगर कोई 5 साल के नजरिए से सोच रहा है तो ये सारी चिंताएं बेमानी हो जाती हैं। मार्केट इन सब न्यूज को पचाकर आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर ये बात इतनी ही लॉजिकल है, अगर इक्विटी अनंत काल के लिए है और 5 साल का नजरिया रखना चाहिए, तो फिर लोग हर 10 मिनट में अपने मोबाइल ऐप पर पोर्टफोलियो क्यों रिफ्रेश करते हैं? मतलब हम लोग रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं तो क्या हर सुबह उठकर अपने घर की कीमत चेक करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर सोना खरीदकर तिजोरी में रख देते हैं और दशकों तक भूल जाते हैं। लेकिन शेयर्स के मामले में हर मिनट वो लाल हरा रंग स्क्रीन पर बदलता है और ऐसा लगता है कि दिमाग को ना एक डोपामिन हिट चाहिए। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है भी ये है कि हमारा दिमाग हमें ऐतिहासिक तथ्यों को भी गलत तरीके से पढ़ने पर मजबूर कर देता है। हमें स्क्रीन पर चमकने वाले लाल और हरे रंग के अलावा एक और चीज से बहुत डोपामिन मिलता है, और वो है देश की जीडीपी ग्रोथ। सटीक बात है। आज हर तरफ ये धारणा बन गई है कि अगर किसी देश की इकोनॉमी यानी जीडीपी तेजी से बढ़ रही है तो वहां का शेयर मार्केट हमेशा छप्पर फाड़ कर रिटर्न देगा। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, इसलिए बस आंख बंद करके पैसा लगा दो। तो इसमें गलत क्या है? अगर देश की तरक्की हो रही है, कंपनियां माल बेच रही हैं, नौकरियां पैदा हो रही हैं, तो शेयर मार्केट तो ऊपर जाएगा ही ना। ये तो एक बड़ा सीधा सा समीकरण लगता है मुझे। सुनने में तो ये बहुत तार्किक लगता है, लेकिन शेयर मार्केट का इतिहास इस सीधे समीकरण को पूरी तरह खारिज कर देता है। चाइना का ही उदाहरण ले लीजिए। पिछले 3 से 4 दशकों में चाइना ने दुनिया के इतिहास की सबसे शानदार और तेज जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है। हाँ, उन्होंने तो पूरे देश का कायाकल्प ही कर दिया। सड़कों, पुलों और फैक्ट्रीज का जाल बिछा दिया, दुनिया की फैक्ट्री बन गए। लेकिन अगर वहां के शेयर मार्केट के रिटर्न्स को डॉलर के संदर्भ में देखेंगे तो इन्वेस्टर्स को बमुश्किल 1% का सालाना रिटर्न मिला है। वेट, क्या सिर्फ 1% रिटर्न 30 साल की इतनी बड़ी ऐतिहासिक ग्रोथ के बावजूद? ये तो बैंक के सेविंग अकाउंट से भी कम है। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि इकोनॉमी का बढ़ना एक बात है और कंपनियों का शेयर होल्डर्स के लिए मुनाफा कमाना और उस मुनाफे को सही वैल्यूएशन पर मार्केट में लिस्ट करना बिल्कुल अलग बात है। अगर कोई बहुत अच्छी कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा महंगी कीमत पर खरीद लेता है तो कंपनी के अच्छा करने के बावजूद इन्वेस्टमेंट डूब सकती है। समझ आई बात। खुद भारत का इतिहास देखिए ना। 1992 में जब हर्षद मेहता के समय का बूम आया था, तब मार्केट में जबरदस्त उत्साह था। बीएसई सेंसेक्स लगभग 4200 के स्तर पर पहुंच गया था। हाँ, उस समय तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट अब कभी नीचे आएगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पूरे 11 साल बाद 2003 में वही सेंसेक्स 2850 के स्तर पर खड़ा था। सोचिए, जिसने 1992 में भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दांव लगाया, वो 11 साल तक सिर्फ अपना मूलधन वापस पाने का इंतजार करता रहा और उसका रिटर्न नेगेटिव रहा। बाप रे। अमेरिका का भी यही हाल था। 2000 से 2010 के पूरे दशक में वहां के शेयर बाजारों ने 0 रिटर्न्स दिए थे। ये आंकड़े सच में होश उड़ाने वाले हैं। मतलब सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि देश तरक्की कर रहा है, ये देखना बहुत जरूरी है कि हम उस तरक्की में हिस्सेदारी किस कीमत पर खरीद रहे हैं। तो अगर सिर्फ तेज इकोनॉमिक ग्रोथ ही मुनाफे की गारंटी नहीं है और महंगे वैल्यूएशंस खतरनाक हैं, तो फिर ये स्मार्ट पैसा जा कहाँ रहा है? ये एक बहुत बढ़िया सवाल। जैसे उदाहरण के लिए पिछले कुछ समय से टेक और आईटी सेक्टर को लेकर मार्केट में एक अजीब सा खौफ बना हुआ है। एआई और ऑटोमेशन के नाम पर आईटी शेयर्स में भारी बिकवाली हुई है। बिल्कुल, मार्केट में एक डर बैठ गया था कि एआई आने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। लोगों को लगने लगा कि भारतीय आईटी कंपनियों का पूरा बिजनेस मॉडल, जो लाखों इंजीनियर्स की फौज पर टिका है, वो रातों रात चरमरा जाएगा। लेकिन जो लोग गहराई से सोचते हैं, वो इस डर को एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देख रहे हैं। मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। जब एआई खुद ही मिनटों में हजारों लाइन का कोड लिख सकता है, तो उन इंसानी डेवलपर्स की जरूरत क्यों पड़ेगी? नौकरियां तो जाएंगी ही ना, और अगर नौकरियां जाएंगी तो आईटी कंपनियों का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन टेक का इतिहास हमें कुछ और ही सिखाता है। एआई वास्तव में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगा। जो कोडिंग का काम पहले हफ्तों में होता था, वो अब कुछ दिनों या घंटों में हो जाएगा। लेकिन इसे एक अलग नजरिए से देखिए। जब कोई तकनीक किसी काम को सस्ता और तेज कर देती है, तो उस काम की मांग घटती नहीं है, बल्कि उसमें विस्फोट हो जाता है। अच्छा, आप उस 90 के दशक वाले टेलीकॉम और स्टॉक ब्रोकरेज के उदाहरण की बात कर रहे हैं? एकदम सही पकड़ा। 90 के दशक में जब मोबाइल फोन आए थे,
तब आउटगोइंग कॉल का खर्च लगभग 16 रुपए प्रति मिनट तक होता था। उस समय लोग फोन सिर्फ मिस्ड कॉल देने या बहुत जरूरी बात करने के लिए इस्तेमाल करते थे। स्टॉक मार्केट में भी ब्रोकरेज दरें 1 से 2% तक हुआ करती थी। हाँ, और आज हम एक तय मंथली फी देते हैं और अनलिमिटेड 5G डेटा इस्तेमाल करते हैं। ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेडिंग तो लगभग मुफ्त ही हो गई है। तो इसके हिसाब से तो टेलीकॉम कंपनियों और ब्रोकर्स का धंधा ही बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। जब लागत शून्य के करीब पहुंची तो लोगों ने इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वॉल्यूम इतना बढ़ गया कि आज डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनियों का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है। आईटी सेक्टर में भी एआई के साथ यही होने वाला है। यानी जब सॉफ्टवेयर बनाना बहुत सस्ता हो जाएगा तो हर छोटी बड़ी कंपनी अपने लिए नए सॉफ्टवेयर बनवाएगी। बिल्कुल। वॉल्यूम इतना बढ़ेगा कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है, और उस एआई को सही प्रॉम्प्ट देने, डोमेन की समझ रखने और सबसे जरूरी बात, एआई द्वारा बनाए गए कोड में से गलतियां या बग्स निकालने के लिए हमेशा इंसानों की जरूरत पड़ेगी। ये बग्स वाली बात सच में बहुत दिलचस्प है। मैं पढ़ रही थी कि हाल ही में एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों ने मिथोस जैसे एआई टूल बनाए हैं जो पुराने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में जाकर कमजोरियों और खामियों को बहुत तेजी से ढूंढ रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ? रातों रात पूरी दुनिया के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम 100 गुना बढ़ गया। एआई ने खामियां तो सेकंडों में ढूंढ दी, लेकिन अब उन सभी खामियों को पैच करने के लिए यानी सुधारने के लिए इंसानी एक्सपर्ट्स की एक पूरी फौज की जरूरत आन पड़ी है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, जिस काम का कुछ समय पहले वजूद ही नहीं था, अचानक वो दुनिया भर की आईटी कंपनियों के लिए सबसे जरूरी काम बन गया। तो एआई नौकरियां खत्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ काम के तरीके को बदल रहा है और नए तरह के रोजगार पैदा कर रहा है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? क्या हम ये मान लें कि टेक और आईटी ही इकलौता ऐसा सेक्टर है जो आगे चलकर सबसे बड़ा रिटर्न देगा? नहीं, निवेश का सिद्धांत किसी एक सेक्टर की भविष्यवाणी करना नहीं है। सिद्धांत यह है कि उन जगहों पर निवेश किया जाए जो आज तार्किक रूप से सस्ते हैं। चूंकि आईटी सेक्टर में एआई का डर बहुत ज्यादा हावी हो गया था, इसलिए वहां शेयर सस्ते मिल रहे थे। लेकिन सिर्फ टेक ही नहीं, अगर हम इकोनॉमी के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बिना एक मजबूत परंपरागत सेक्टर के कोई भी टेक बूम खड़ा नहीं हो सकता। और वो सेक्टर है बैंकिंग। हाँ बिल्कुल, टेक कंपनियों को सर्वर्स लगाने हैं, लोगों को घर और गाड़ियां खरीदनी है, इस सब के लिए पैसा तो चाहिए ना। बिना क्रेडिट ग्रोथ के जीडीपी ग्रोथ कैसे होगी? और हमने देखा है कि हाल ही में कई बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के शेयर्स अपने हिस्टोरिकल एवरेज से काफी सस्ते मिल रहे थे। सही बात है। एचडीएफसी या कोटक जैसे दिग्गज प्राइवेट बैंक्स अपने पिछले 10 साल के एवरेज प्राइस टू बुक वैल्यूएशन से काफी नीचे ट्रेड कर रहे थे। मार्केट को उनकी पिछली कुछ तिमाहियों की ग्रोथ थोड़ी धीमी लगी तो वहां पूरी निराशा फैल गई। लेकिन ये सोचना कि बिना मजबूत बैंकिंग सेक्टर के भारत की जीडीपी 7 या 8% से बढ़ेगी, ये एक भ्रम है। हाँ, ऑटो लोन हो, होम लोन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का फंडिंग, ये सब बैंक्स के बिना संभव ही नहीं है। लेकिन देखिए, एक नैरेटिव ये भी तो चल रहा है कि आजकल रिटेल निवेशक सीधे म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाल रहे हैं, एनबीएफसी कंपनियां तेजी से लोन बांट रही हैं। तो क्या बैंक्स धीरे धीरे इररेलेवेंट नहीं हो जाएंगे, जिसे हम फाइनेंशियल भाषा में डिसइंटरमीडिएशन कहते हैं? ये एक बहुत ही सटीक सोच है। वैसे म्यूचुअल फंड या एनबीएफसी फाइनेंशियल सिस्टम का एक अहम हिस्सा जरूर है, लेकिन वो बैंक्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चरल कारण है, और वो है सुरक्षा का भरोसा। जब कोई आम नागरिक बैंक में अपनी जीवन भर की कमाई जमा करता है तो उसे सरकार की तरफ से डीआईसीजीसी का कवर मिलता है। यानी अगर बैंक डूब भी जाए तो डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक की सरकारी गारंटी मिलती है। बिल्कुल। और ये 5 लाख की गारंटी किसी एनबीएफसी या म्यूचुअल फंड में पैसा रखने पर तो नहीं मिलती ना। इसीलिए आम जनता का जो अटूट विश्वास बैंकिंग सिस्टम पर है, उसे कोई टेक या नया ट्रेंड रातों रात खत्म नहीं कर सकता। बैंक्स इकोनॉमी की धमनियां हैं, स्ट्रक्चरल बदलाव है। सरकार शहरों में पोल्यूशन कम करने के लिए डीजल और एलपीजी के इस्तेमाल को कम कर रही है और सीएनजी और पाइप्ड नेचुरल गैस को भारी बढ़ावा दे रही है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पाइपलाइन बिछाने की मंजूरियां भी बहुत तेजी से दी जा रही हैं। हाँ, और इसके ऊपर से ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस। हाँ, इन टेंशंस और इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव के बावजूद सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि आम आदमी के लिए गैस की सप्लाई और कीमतें स्थिर रहें। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जो अभी भी विकसित हो रहा है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि एक निवेशक को बस कोई भी अच्छी थीम पकड़ लेनी चाहिए और उसमें पैसा लगा देना चाहिए, जैसे आज एनर्जी ट्रांजिशन एक थीम है या एआई एक थीम है? ये तो सबसे खतरनाक काम होगा। निवेश में सिर्फ किसी थीम को पहचान लेना मुनाफा कमाने की गारंटी बिल्कुल नहीं है। इसे ना 90 के दशक के एविएशन सेक्टर के उदाहरण से समझते हैं। उस समय प्राइवेट एयरलाइंस भारत में एक बहुत बड़ी और बिल्कुल नई थीम थी। और हाँ, दमानिया, ईस्ट वेस्ट, जेट एयरवेज, पूरा माहौल था कि अब ट्रेन का जमाना गया और पूरा भारत हवाई जहाज में उड़ेगा। और पता है, वो थीम बिल्कुल सही साबित हुई। लोग सच में उड़े। भारत का एविएशन सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले सेक्टर्स में से एक बन गया। लेकिन जिन लोगों ने उस समय उन शुरुआती एयरलाइंस में पैसा लगाया था, उनका क्या हुआ? उनका सारा पैसा डूब गया, क्योंकि वो लगभग सारी कंपनियां भारी कर्ज और गलाकट कंपटीशन के कारण दिवालिया हो गई। बाप रे! मतलब थीम सही थी, ग्रोथ भी हुई, लेकिन निवेशक बर्बाद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन कंपनियों के पास कोई प्राइसिंग पावर नहीं थी, उनकी बैलेंस शीट कमजोर थी और सबसे जरूरी बात, उनके पास कोई मोट नहीं था। यानी कोई ऐसा ढांचा नहीं था जो उन्हें कंपटीशन से बचा सके। थीम के पीछे भागने के बजाय उस बिजनेस मॉडल को खोजना चाहिए जहां मोनोपोली या ड्यूओपोली हो। अच्छा, इसका कोई आज का उदाहरण दे सकते हैं आप? डिस्काउंट ब्रोकिंग को ही ले लीजिए। भारत में लाखों नए लोग शेयर मार्केट में आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी थीम है। लेकिन आज डिस्काउंट ब्रोकिंग में सैकड़ों कंपनियां खुल गई हैं, उनके बीच एक भयानक प्राइस वॉर चल रहा है। इसके बजाय अगर कोई डिपॉजिटरी जैसे कि सीडीएसएल या एनएसडीएल में निवेश करता है, तो वो एक ज्यादा तर्कसंगत दाव है। ये डिपॉजिटरी वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? कोई निवेशक इसे आसान भाषा में कैसे समझे? इसे ना एक टोल बूथ की तरह समझिए। शेयर मार्केट में भले ही 500 अलग अलग ब्रोकर हों जो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, लेकिन जब भी कोई ग्राहक शेयर खरीदेगा या बेचेगा, तो वो शेयर अंततः भारत की इन्हीं 2 डिपॉजिटरीज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जाकर जमा होगा। हर एक ट्रेड के सेटलमेंट पर इन डिपॉजिटरीज को अपनी फीस मिलती है। यहां कोई प्राइस वॉर नहीं है, कंपटीशन ना के बराबर है। ब्रोकर चाहे जो भी जीते, डिपॉजिटरी का वॉल्यूम बढ़ना और मुनाफा कमाना तय है। इसे कहते हैं असली मोट। वाह! ये तो वही बात हो गई कि जब कैलिफोर्निया में सोने की खदानें मिली थीं, तो असली पैसा सोना खोजने वालों में नहीं, बल्कि उन्हें भावड़ा और कुदाल बेचने वालों ने कमाया था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो हुई सही स्टॉक या थीम चुनने की बात, लेकिन निवेश केवल स्प्रेडशीट और बैलेंस शीट तक सीमित तो नहीं है ना? अगर इंसान का दिमाग ही सही जगह पर नहीं है, तो दुनिया की सबसे अच्छी रिसर्च भी धरी की धरी रह जाएगी। ये निवेश का सबसे क्रूर सच है। निवेश मुख्य रूप से नंबर्स का नहीं बल्कि साइकोलॉजी का खेल है। या महान निवेशक चार्ली मंगर का वो विचार बहुत प्रासंगिक हो जाता है, जहां उन्होंने 7 घातक पापों यानी 7 डेडली सिंस का जिक्र किया था। हाँ, ईसाई धर्म में जो 7 पाप बताए गए हैं, जैसे क्रोध, लालच, ईर्ष्या वगैरह। बिल्कुल। मंगर कहते थे कि अगर आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं यानी ग्लटनी करते हैं, तो बाद में भले ही आपका वजन बढ़ जाए या पेट खराब हो जाए, लेकिन कम से कम उस समय आपको समोसे या जलेबी खाने में बहुत मजा आता है। हाँ, वो तो है। कोई मजा नहीं है। जब आप ईर्ष्या कर रहे होते हैं, तब आप किसी भी पल आनंद में नहीं होते। आप सिर्फ दुख और पीड़ा ही महसूस कर रहे होते हैं। बाप रे! और निवेश की दुनिया में तो ईर्ष्या कदम कदम पर है। लोग देखते हैं कि उनके पड़ोसी या ऑफिस के कलीग ने कोई हॉट स्टॉक खरीद कर 1 महीने में अपनी गाड़ी बदल ली और वो बस देखते रह गए। और यही ईर्ष्या लोगों से सबसे बड़ी गलतियां करवाती हैं। वो उस पड़ोसी की देखा देखी उस स्टॉक के पीछे भागते हैं जो पहले ही बहुत महंगा हो चुका होता है, और फिर वो शांति से बाय एंड होल्ड करने के बजाय बार बार ट्रेडिंग करने लगते हैं। अगर हम विशुद्ध गणितीय रूप से देखें, तो मार्केट में बार बार ट्रेडिंग करना एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। मान लीजिए हम 2 लोग ताश खेल रहे हैं और दांव पर 100 रुपए लगे हैं। अगर मैं जीतता हूं तो मेरे पास 100 रुपए आएंगे, लेकिन वो पैसे हवा से तो नहीं आएंगे ना, वो आपकी ही जेब से निकलेंगे। यानी एक का फायदा, दूसरे का ठीक उतना ही नुकसान। कुल संपत्ति वही की वही रही। शेयर मार्केट में एक्टिव ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। हर खरीदार के लिए एक बेचने वाला होता है। अगर कोई मार्केट की टाइमिंग को भांपकर एक्स्ट्रा मुनाफा कमा रहा है, तो निश्चित रूप से दूसरा कोई नुकसान उठा रहा है। लेकिन इसमें तो एक और कैच है। हम जब भी ट्रेड करते हैं तो ब्रोकर को फीस देते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, एक्सचेंज को चार्ज देते हैं। और इसीलिए ट्रेडिंग सिर्फ जीरो सम गेम नहीं बल्कि एक नेगेटिव सम गेम बन जाती है। आप और मैं भले ही जीते या हारें, लेकिन बीच में बैठा ब्रोकर और सरकार हमेशा पैसा बनाते हैं। इसलिए एक आम रिटेल निवेशक के लिए, जो दिन भर स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता, उसके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प एक साधारण इंडेक्स फंड है।
अगर इंडेक्स लंबी अवधि में 12% रिटर्न दे रहा है तो उसे चुपचाप स्वीकार करना चाहिए। बिना किसी खास मेहनत के 20 या 25% रिटर्न की उम्मीद रखना पूरी तरह से अवास्तविक और खतरनाक है। देखिए, ये बात समझना तो आसान है, लेकिन इस पर अमल करना बहुत मुश्किल है। आज के दौर में जब लोग सुबह उठते हैं और सोशल मीडिया खोलते हैं, तो हर दूसरी पोस्ट में कोई ना कोई अपने भारी भरकम मुनाफे के स्क्रीनशॉट डाल रहा होता है। ऐसे में एक आम निवेशक अपने अंदर उठने वाले फोमो को, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट को कैसे रोके? यहीं पर निवेश में इक्वेनिमिटी यानी संभाव का सिद्धांत सबसे ज्यादा काम आता है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो शोर शराबे से भरा है। हर सेकंड फोन पर कोई नई नोटिफिकेशन बजती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज आती है। आपको इस बाहरी स्टिमुलस को काटना होगा। विपासना जैसे ध्यान के तरीके यही सिखाते हैं। जब आप बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी भारी शोर के शांत बैठना सीखते हैं तो आपके दिमाग की क्लटर साफ होती है। इसी को शायद डीप वर्क भी कहा जाता है, मतलब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से सोचना। एकदम सही। आपको लगातार मार्केट की हलचल पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। निवेश की दुनिया में एक बहुत ही खूबसूरत रूपक का इस्तेमाल किया जाता है, 2 आंखें 12 कान वाला निवेशक। 2 आंखें 12 कान, इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को ध्यान से देखता है, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़ता है, यानी 2 आंखें, और दूसरों की बातों को और मार्केट के ट्रेंड्स को बहुत गहराई से सुनता है, यानी 12 कान। लेकिन अपना मुंह हमेशा बंद रखता है। वो सोशल मीडिया पर दूसरों को ज्ञान नहीं बांटता, न ही दूसरों के शोर या पैनिक में शामिल होता है। वो बस शांति से जानकारी सोखता है और सही समय यानी सही वैल्यूएशन का इंतजार करता है। ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और ठहराव भरा विचार है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो कुछ बहुत साफ तस्वीरें उभर कर आती हैं। पहला, कैश सिर्फ बैंक में पड़ा बेकार पैसा नहीं है, बल्कि ये एक ताकत है जो मार्केट गिरने पर सही वैल्यूएशन पर खरीदारी का मौका देती है। दूसरा, ये याद रखना कि इक्विटी एक अनंत काल की संपत्ति है, इसलिए 5 साल से कम का नजरिया रखना और रोज-रोज घबराना बेमानी है। तीसरा, देश की तेज जीडीपी ग्रोथ का मतलब हमेशा शानदार स्टॉक रिटर्न नहीं होता, क्योंकि गलत कीमत पर खरीदा गया अच्छा शेयर भी नुकसान देता है। और अंत में, ईर्ष्या और लगातार ट्रेडिंग के जाल से बचकर विपासना जैसी मानसिक शांति अपनाना ही एक सफल निवेशक की सबसे बड़ी खूबी है। ये एक बहुत ही सटीक सारांश है। निवेश अंततः खुद पर नियंत्रण करने की कला ही तो है। आज की ये चर्चा वाकई में बहुत सी भ्रांतियों को तोड़ने वाली रही, लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जो सीधे तौर पर तो निवेश से जुड़ा है, लेकिन इसका दायरा हमारी पूरी जिंदगी तक फैला हुआ है। आज हमने इस बारे में बहुत बात की कि कैसे एक समझदार फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो में 19% कैश बचाकर रखता है, ताकि जब सही मौका आए तो वो उसका इस्तेमाल कर सके। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज का इंसान अपने समय और अपने अटेंशन का कोई हिस्सा कैश यानी पूरी तरह से खाली क्यों नहीं रखता? आज दिन का हर एक मिनट किसी ना किसी स्क्रीन, पॉडकास्ट, डेटा या नोटिफिकेशन से भरा हुआ है। अगर दिमाग हर वक्त बाहरी सूचनाओं से फुल रहेगा, तो जब जिंदगी में कोई नया विचार या कोई बेहतरीन मौका सामने आएगा, तो क्या उसे पहचानने के लिए दिमाग में सोचने की स्पष्टता और ऊर्जा बची होगी? बस खालीपन हो, ताकि हम आगे के अवसरों के लिए तैयार रहें। इस वैचारिक बिंदु के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप इन विषयों पर खुद भी आगे रिसर्च करें। फिर मिलेंगे एक नए डीप डाइव में।